नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के भिवानी से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी से बड़ी खबर, गाड़ी में 2 लोगों के कंकाल मिले हैं। जली हुई गाड़ी में 2 नर कंकाल बरामद हुए हैं। बता दें कि भरतपुर के लोगों के जले हुए ये कंकाल है। बजरंग दल के नेता पर आरोप लगा है, मोनू मानेसर पर आरोप लगा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, जुनैद नासिर हत्याकांड में सवाल यह है कि आखिर कौन है मोनू मानेसर, जिसके ऊपर पूरा इल्जाम जो है वो लग रहा है। नेटवर्क इसका इतना मजबूत बताया जा रहा है कि तस्करी की खबर पुलिस से पहले इसके पास होती है, यानी मोनू मानेसर के पास होती है, जिस पर बड़ा आरोप लग रहा है। तो हरियाणा के भिवानी से ये बड़ी खबर है। बजरंग दल का नेता है जिस पर यह आरोप लग रहा है। बजरंग दल के नेता पर मोनू मानेसर पर आरोप लगा है। मोनू मानेसर के बारे में कहा जाता है कि मोनू मानेसर का नेटवर्क इतना जबरदस्त है, इतना मजबूत है कि गौ तस्करी की कोई भी खबर पुलिस से पहुंचने से पहले मोनू मानेसर तक पहुंच जाती है। तो हालांकि मोनू मानेसर की अगर हम बात करें तो वो खुद को निर्दोष बता रहा है। निर्दोष बताते हुए कहते हुए नजर आए कि वारदात वाले दिन वो होटल में था। और आपको बता दें कि इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और कई सवाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दरअसल वार्ता के बाद बजरंग दल मानेसर मंडल के अध्यक्ष मोनू ने बताया कि इस मामले में उसे जबरन फंसाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन अब तमाम सियासत जो है वो भी जमकर इस पर हो रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस पर ट्वीट किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हरियाणा के भिवानी में 2 युवकों जुनैद और नासिर को गौ आतंकियों द्वारा जिंदा जलाने देने की घटना पर पुलिस हरियाणा की चुप्पी जो है वो शर्मनाक है। राजस्थान निवासी इन दोनों युवकों के पीड़ित परिवार से संपर्क करके इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद करूंगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया और यहां पर साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया। और इस मामले में अब दरअसल सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि 2 राज्यों के ऊपर पूरी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ राजस्थान सरकार, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान से जब अगवा हुए तो राजस्थान में क्यों नहीं सब कुछ हुआ, वहां की पुलिस ने क्यों मुस्तैदी नहीं दिखाई। लेकिन वहीं अब आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला भिवानी के में सामने आया, हरियाणा से सामने आया, वो अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी दीपक चावला जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये सब कुछ अब 2 राज्यों की पुलिस के बीच उलझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि भले चाहे राजस्थान से उनको अगवा किया गया हो और अब भिवानी में जिस तरीके से हरियाणा में उनके नरकंकाल मिले हैं, जिम्मेदारी किसकी थी या फिर अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि हम ऐसे समाज में अब जी रहे हैं कि अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा न सिर्फ पुलिस देती है या कानून देता है या कोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। हम खुद ही आजकल कोर्ट भी हम है, पुलिस भी हम है और सजा सुनाने वाले जज भी हम है। देखिए, बिल्कुल बेहद दुखद खबर है। जिस तरह से बोलेरो को जिंदा जला गया और उनको इतनी बेरहमी से उनको मार दिया गया, उनको जला दिया गया, उनकी कंकाल मिले हैं, तो बहुत दर्दनाक ये खबर है। सबसे पहले इसमें जिम्मेदारी बनती है राजस्थान पुलिस की, क्योंकि जहां से अपहरण की खबर आती है तो वहीं से उस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए और कहाँ उनको ले जाया जाए उसकी जिम्मेदारी लेनी। तो सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ पर जो है राजस्थान पुलिस की, मैं कहूँगा पहले उनकी जिम्मेदारी आती है, उसके बाद हरियाणा की जिम्मेदारी। लेकिन दोनों ही पुलिस की जिम्मेदारी जो है बनती है, क्योंकि दोनों शख्स जो है राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद। तो अब इस पूरे मामले की जांच जो है राजस्थान पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले को कथित गो तस्करी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बजरंग मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में बजरंग दल के जो 8 जो लोग हैं इनके खिलाफ जो है ये नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उसपे इस 8 लोगों की फहरिस्त में दीपक एक नाम जो सबसे ज्यादा खास है वो है मोनू मानेसर का नाम। और मोनू मानेसर वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका नेटवर्क इतना मजबूत है, उसका नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि अगर कहीं पर भी गौ तस्करी की कोई खबर होती है तो पुलिस से पहले मोनू मानेसर तक पहुंच जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में मोनू मानेसर के नाम आने के बाद मोनू मानेसर का क्या कहना है, क्योंकि लगातार वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है। देखिए, बिल्कुल वो अपने आप को फिलहाल तो निर्दोष बता रहा है, लेकिन वो कितना निर्दोष है कितना नहीं ये तो पुलिस की जांच जो है वो तय करेगी। पुलिस की जांच जो है उस तक पहुंच चुकी है, उसके जो लोग हैं उस तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल आपने कहा वो बेहद ज्यादा एक्टिव है, गौ रक्षक है। देखिए, गौ रक्षक अच्छी बात है, गौ माता की रक्षा भी करनी चाहिए, लेकिन किसी को मारना, किसी की हत्या करना, ये कहीं ना कहीं कानून में ठीक नहीं है, भारतीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। कानून है, आपके पास सूचना आती है तो आप पुलिस को कंट्रोल रूम मौके पर पहुंचिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए और उसके माध्यम से जो है उनको पकड़वा दीजिए। लेकिन
कोई भी किसी व्यक्ति को मारता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो कानून की भाषा में जो है वो अपराधी होता है, उस पर 302 का मुकदमा बनता है, हत्या का मुकदमा बनता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है संदिग्ध ये मौत हुई है, संदिग्ध ये हत्या हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे कहीं ना कहीं हादसे से भी जोड़कर देख रहे हैं कि हो सकता है कि वहां पर हादसा हुआ हो और आग लग गई हो, ऐसा भी जिक्र जो है वो किया जा रहा है। पुलिस का एंगल जो है वो इस और भी जा रहा है, उसके साथ ही किसने उनको लेकिन अगर पुलिस की थ्योरी पे हम बात कर लें दीपक, तो पुलिस की थ्योरी कुछ और कह रही है। मोनू मानेसर जिसका नाम सामने आ रहा है वो अपनी सफाई में कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों लड़कों के परिवार की, इनके फैमिली की, उनका साफ साफ ये कहना है कि परिवार ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने पहले इन्हें पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद बजरंग दल के लोगों को सौंप दिया। इस आरोप में कितनी सच्चाई? देखिए बिल्कुल आरोप जो है वो लगाया गया है, लेकिन निदा देखिए पूरा वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरव श्रीवास्तव जो आईजी बेहद अच्छे अफसर वो माने जाते हैं, राजस्थान के टॉप अफसर, वो भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मौके पर वो खुद पहुंचे हैं। तो बिल्कुल आरोप यहाँ पर लगा है, लेकिन आरोप की एक बार जांच होनी जिसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन आरोप कहीं पर लगाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सच्चाई भी है कि जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो जो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको क्यों सौंपा, तो क्यों इस तरह की वारदात हुई, तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। लेकिन जैसे जैसे घंटे निकलते जाएंगे, दिन निकलते जाएंगे, तो परत दर पर जो है इस पूरे मामले की खुलासे होते जाएंगे। फिलहाल तो इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले के दो जो एंगल है वो निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला एंगल तो यही है कि इसको मार दिया गया और उसके बाद जला दिया गया, उसको हादसे का एंगल देने की कोशिश की गई है, ये भी एक में बात हो सकती है। दूसरा जो है मैं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इन तमाम एंगल पे, तमाम पहलुओं पर जो है राजस्थान पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि आज रात तक पूरे मामले का काफी हद तक खुलासा हो जाए। जो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से आई, गाड़ी कहाँ से गई और उस इलाके से कौन कौन लोग गए। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। निदा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बजरंग दल के 8 लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो सारे सस्पेक्ट है। हो सकता है कुछ दिन में राजस्थान पुलिस उनके घर पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद अपडेट आ जाए कि उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कह सकते हो कि मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो राजस्थान पुलिस नहीं चाहेगी पूरे मामले में देरी हो। तो हो सकता है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाए। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहाँ पर कथित गो तस्करी का आरोप लगते हत्या हुई। इससे पहले भी अलवर में भी कई तरह की घटना देखी है। तो राजस्थान पे हमेशा इस तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। गो तस्करी पे बाकायदा जो है एक कानून भी बनाया गया है, लेकिन वो कानून सिर्फ कानून है। उस कानून के तहत सजा होती तो शायद इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद नहीं होते। लेकिन बहरहाल यहाँ पर राजस्थान के दामन में एक बार फिर से दाग लगाए कि इतनी घिनौनी जो है हत्या कर दी गई, उनके कंकाल तक मिले हैं। फिलहाल राजस्थान पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना ही होगा कि पूरे मामले का कब तक पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन जब इसका पटाक्षेप होगा तो इसमें कई सारे अहम जो है खुलासे होंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी है मोनू मानेसर, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कह रहा है कि मैं बाहर था, सबसे पहले उनको खंगाला जाए। वो कितने सच है वो सारे फुटेज, उन पर सबसे गहनता से जांच बिठाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। लेकिन अब ऐसे में देखिए, हमने पुलिस एंगल की बात की, हमने जो आरोपी बताया जा रहा है मोनू मानेसर, उसकी बात की। अब इन दोनों का क्या क्या कहना है, मोनू मानेसर को भी आप सुनिए, साथ ही साथ आईजी को भी आप सुनिए। कोई टीम वहां पे नहीं थी और वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने सोशल मीडिया से पता लगा है। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। और उसमें मैं और मेरी टीम बजरंग दल की कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है। और जो भी व्यक्ति इसमें है उस पर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। और पूरे पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं और लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस का सहयोग करें। और हम भी पुलिस का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो भी नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। जो भी जांच है उसमें जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। ये बताया गया कि वो एक बोलेरो गाड़ी में थे और उनको मारपीट करके अपहरण कर लिया है। आज सुबह वही बोलेरो गाड़ी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू एरिया के अंदर जली हुई हालत में मिली। उसमें 2 अज्ञात व्यक्तियों की शव भी मिले हैं जो भी जली हुई हालत में। ये वही व्यक्ति हैं जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है। इसके लिए हमारी टीम परिजनों को लेकर के और मौके पर है। जो बॉडीज़ वहाँ पर हैं उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। इसके अलावा जिन संदिग्धों के नाम परिजनों ने बताए आसपास आसूचना से पता लग पाए हैं, उनको राउंड अप करने के लिए स्पेशल टीम्स रवाना की गई हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, चेतन शर्मा का इस्तीफा हो गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह को इस्तीफा भेजा गया है और जय शाह ने चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस्तीफा भी उनका स्वीकार कर लिया है। तो बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन जो था वो सामने आया था चेतन शर्मा का। उस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद बवाल जो था वो मचा हुआ था। फिलहाल जय शाह ने चेतन शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा, जिन्होंने अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो एक दरअसल इनका आपको बताएं कि एक स्टिंग ऑपरेशन जो था वो किया गया था और उसके बाद में चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन पूरे दुनिया में वायरल हो गया था और वो वायरल होने के बाद उस वीडियो का सामने आने के बाद बवाल जो था वो मचा हुआ था। ऐसे में अहम खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जिस तरीके से उन्होंने बीसीसीआई सचिव जय शाह को अपना इस्तीफा भेजा और वो इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। जय शाह ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो अहम खबर, चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। जब वो वीडियो सामने आई, चेतन शर्मा की बातें लोगों ने सुनी तो लोगों में कहीं ना कहीं आपको बताने की गुस्सा था चेतन शर्मा के खिलाफ। लिहाजा मौजूदा जो स्थिति थी उसको देखते हुए चेतन शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो अहम खबर आप तक हम बता रहे हैं कि बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर दरअसल स्टिंग ऑपरेशन में इंजेक्शन वाली बात कहने वाले बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये इस्तीफा बोर्ड सचिव जय शाह को भेजा, जिसके बाद इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दरअसल उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था चेतन शर्मा का और उसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लेकर वो अपने उस स्टिंग ऑपरेशन में इंजेक्शन वाली बात कह रहे थे और वो बात कहने वाले बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने बोर्ड सचिव जय शाह को भेजा और जिसके बाद अब बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि लगातार जो स्टिंग ऑपरेशन था वो सुर्खियों में बना हुआ था। लगातार जो स्टिंग ऑपरेशन था उसके वीडियोस के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की। महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है। 21 फरवरी को मामले की अब अगली सुनवाई होगी और इस मामले में मेरिट के आधार पर विचार करेंगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो अहम खबर और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि दरअसल आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई जो है वो इसमें होगी, लेकिन मामले को बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत नहीं है। 21 फरवरी अब अगली तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है अगली सुनवाई के लिए कि अब 21 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मामले में मेरिट के आधार पर हम विचार करेंगे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बताने की मामले को बड़ी बेंच को भेजने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ये बात कह दी गई है। तो शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। 21 फरवरी तक फिलहाल टल गया है और सबसे बड़ी बात जो है जो कही गई कोर्ट की तरफ से वो ये कही गई कि केस के मेरिट जो है वो तय करेंगे कि मामला 7 जजों की बेंच को भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। तो शिवसेना विवाद पर फैसला है, 21 फरवरी तक ये फिलहाल टल गया है फैसला। तो अहम खबर आपको हम बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला जो है वो 21 फरवरी तक टाल दिया है। 2023 में जो महाराष्ट्र का मैटर है वो 7 जजेस के पास जाएगा या नहीं जाएगा, यानी 5 जजेस के पास ही रहेगा या लार्जर बेंच 7 जजेस के पास जाएगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ऑन मेरिट वो डिसाइड करने वाले 21 तारीख को। 21 तारीख तक हमें वेट करना पड़ेगा कि माननीय न्यायालय इस पर क्या निर्णय देता है। आज तो इतना ही डिसाइड हुआ है कि ऑन मेरिट वो 21 फेब को मैटर डिसाइड करने वाले हैं कि लार्जर बेंच के पास जाएगा या नहीं। तो 21 फरवरी तक इंतजार करना होगा दोनों ही गुटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। पार्किंग को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और
कारोबारी और उनके बेटे को इस दौरान गोली लग गई। दोनों घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है। तो अहम खबर, पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कारोबारी और उनके बेटे को गोली लग जाती है। वहां पर फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस फायरिंग की घटना के बाद से इस दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दहशत का माहौल है। तो दिल्ली के भजनपुरा इलाके में फायरिंग हुई है। दरअसल ये फायरिंग पार्किंग के झगड़े को लेकर हुई है। पार्किंग को लेकर दो लोगों में विवाद हुआ, दो पक्षों में झगड़ा हुआ और देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया पार्किंग को लेकर कि नौबत फायरिंग तक आ गई और इस फायरिंग में कारोबारी और उनके बेटे को गोली लग गई। फिलहाल दोनों बाप बेटों को, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फादर को पिस्टल से और मेरे ब्रदर सचिन को पिस्टल से गोली से राउंड का फायरिंग करी उन्होंने और मेरे फादर को इंजरी आई है लेफ्ट हैंड में और चेस्ट में, फेस पे। ब्रदर को राइट हैंड में इंजरी आई है और मल्टीपल बुलेट इन्होंने वहाँ पे फायरिंग करी है। करीब 10 से 15-20 लोग आए थे वहाँ पे, सबके पास पिस्टल अवेलेबल थी। सर ये पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। एक्चुअली क्या है कि पार्किंग जो है वहाँ पे उसके एंट्री गेट पे इन्होंने पार्किंग अपनी कार खड़ी कर रखी थी। तो जैसे फादर और ब्रदर रात को मैरिज में से आए तो उन्होंने जा करके उनको डोर नॉक करके उनको बोला कि आप अपनी गाड़ी साइड में कर लो, थोड़ा आगे करके लगा लो। तो उन्होंने धमकी देके बोला कि हम तो नहीं हटाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम करके दिखा दो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम होते कौन हो, तुम हमें रहना सिखाएंगे, तुम यहाँ पे रहते कैसे हैं। तो धमकी देने लगे और तुरंत ही थोड़ी देर बाद हाफ एन आवर में उन्होंने अपने जो भी थे उनकी टीम के लीडर जो भी थे उन्होंने अपने बदमाश बुलाए और अंधाधुंध फायरिंग करी है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि बीबीसी मामले में ब्रिटिश सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर बीबीसी की निंदा की है। बॉब ब्लैकमैन ने बीबीसी को आईना दिखाया, मोदी के समर्थन में बोले हैं बॉब ब्लैकमैन। कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा वीडियो है और आगे उन्होंने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सच्चाई से बहुत दूर है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री घटिया पत्रकारिता का एक नमूना है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा वीडियो और घटिया पत्रकारिता बताया ब्रिटिश सांसद ने। पीएम मोदी के सपोर्ट में ये तमाम बातें कही। So-called documentary, which was more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi. Completely full of innuendo and slurs. It should never have been broadcast by the BBC. It's far from the truth. I mean, it dismissed. I mean, for a start, it actually didn't look in detail at the causes for the Gujarat riots 20 years ago, and it certainly didn't look at the all-important fact that the Supreme Court had thoroughly investigated all the claims against Narendra Modi. There have been discussions between the Inland Revenue here, the income tax authorities here, and the BBC. Obviously, this is a survey where the income tax authorities have looked to gather the evidence to establish if the BBC is doing anything wrong. I would say quite openly, it's the BBC's job in operating within India is to make sure they are accorded with the rules and regulations. और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर अडानी मसले को लेकर गौरव वल्लभ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़ 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की। किसका पैसा डूबा? उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिन्होंने बढ़े हुए भाव में अडानी कंपनी के ग्रुप के शेयर खरीद लिए। उसके भाव आधे हो गए, सेबी खामोश बैठी हुई है। जब हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जेपीसी की मांग करते हैं तो उस मांग को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है।
दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो खुद आज मार्केट में अपना इंश्योरेंस कराने के लिए घूम रही है कि भाई मेरा कोई इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि तो अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, लिहाजा अब गौरव बल्लभ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व रखा गया है। दरअसल 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आज और 18 फरवरी यानी कि कल तक आयोजित होगा ये शिखर सम्मेलन और इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से ज्यादा बिजनेस लीडर अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि इस वैश्विक व्यापारिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल दी टाइम्स ग्रुप की तरफ से किया जाता है। और गृह मंत्री अमित शाह अपने मेघालय दौरे के दूसरे दिन 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और दोपहर 12 बजे गारो बांदर के अंबारी खेल मैदान में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे डालू के बिहार सत्संग मैदान में दूसरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के पहले के पूर्वी गारो हिल्स में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की स्थापना करेगी। बता दें कि मेघालय में 27 फरवरी को सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। वहीं 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। तो आज 2 रैलियों को संबोधित करने का अमित शाह का कार्यक्रम है। मेघालय में 27 फरवरी को दरअसल चुनाव होने हैं और लिहाजा उस लिहाज से अब मेघालय दौरे पर अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर और देखना होगा कि जब वो रैलियों को संबोधित करेंगे तो उनके निशाने पर कौन कौन रहेगा, कौन सी वो अहम बातें रहेंगी जो वो जनता तक पहुंचाएंगे अपने संबोधन के दौरान। और अब बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। बता दें कि भगवंत मान के तेलंगाना दौरे का आज आखिरी दिन है। पंजाब सरकार राज्य में गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है। दौरे के पहले सिद्दीपेट जिले का दौरा करते हुए सीएम मान ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में बता दें आपको कि कोंडा पोचमा सागर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दरअसल 618 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और सरकार ने इस जलाशय को 15 टीएमसी की क्षमता के साथ बनाया है। वहीं सीएम भगवंत मान ने आज थोगुटा में बता दें आपको कि यहां पर पहुंचकर परियोजना का दौरा किया। तेलंगाना दौरे पर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। पंजाब में दरअसल तेलंगाना मॉडल जो है वो अपनाएंगे और उन्हीं की बारीकियों को समझने के लिए वो वहां पर गए हैं। सीएम मान यहां पर पहुंचे हैं, कई परियोजनाओं का वो निरीक्षण कर रहे हैं, समझ रहे हैं तेलंगाना की उन योजनाओं को, खासतौर पर वो योजनाएं जो पंजाब में भी अगर वो लागू करेंगे तो पंजाब में भी तेलंगाना मॉडल वो लागू कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।